नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली इस टाइम पे आपकी जो रीजनिंग की क्लास है वो चलती है। 1 बज चुके हैं और यहाँ पर जो रीजनिंग की क्लास है स्टार्ट होने वाली है। जो जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं, अटेंडेंस लगा दे अपनी। और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है, टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि आपको यहाँ पर जो डेली इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं आपको देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। इसके पहले आप सभी को पता है कि भाई मेरी डेली की 3 क्लासेज जो है अनअकैडमी पे भी चलती है, तो आप मेरी अनअकैडमी वाली क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप लोग प्लस पे आना चाहते हैं तो देखिए काफ़ी लोग कह रहे थे सर यूपी पीसीएस के लिए इंग्लिश का बैच है, हिंदी का बैच नहीं चल रहा, तो इंग्लिश हिंदी दोनों का बैच जो है प्लस में आ चुका है, जहाँ पर आपके इंडिया के बेस्ट एजुकेटर आपको लगातार पढ़ा रहे हैं। तो 29 तारीख से बैच स्टार्ट है। अगर आप लोग यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीएससी इन सब की तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपली आपको यही एक कोड यूज करना है डियर गुरुजी, इससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और मेरी क्लासेस का फ़ायदा भी बिल्कुल फ्री में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो पहला क्वेश्चन देखिए आज का आपके सामने ये रहा। फटाफट यहाँ पर सभी लोग पोल के हिसाब से जवाब देते हुए चलेंगे। नीचे दिए गए शब्दों में देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नीचे दिए गए शब्दों में जितनी बार कोई अक्षर आया है उतनी बार अक्षरों का प्रयोग करते हुए दिए गए उत्तर विकल्पों में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर पहला दिया गया है मैनेजमेंट, जैसे मैन दिया गया है MEN, तो MEN बन सकता है ना। मैग्नेट की बात करते देखिए, M है, A है, G है, NET मैग्नेट भी बन जाएगा। मैनेज की बात करते हैं तो मैनेज भी आराम से बन जाएगा, देखिए मैनेज भी बन जाएगा। और जेंटल की अगर हम बात करें देखिए GENTLE दिया गया, देखो GEN तो है, T भी है, लेकिन L कहाँ पर है, नहीं है ना। तो अगर L नहीं है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका D दिया गया है जेंटल आपका नहीं बन पाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में पिलो को ये लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, पिलो को QHMKPV के रूप में लिखा जाता है। तो उसी कोड भाषा में बनाना को कैसे लिखेंगे। सबको आवाज़ क्लियर आ रही है ना। वीडियो को लाइक वाइक करते हुए चलिएगा आप लोग। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे क्या हो सकता है, ध्यान से देखिएगा भाई। PILLOW है ना, देखो P है, I है, LLOW, P से क्या हुआ आपका Q हुआ है, I से देखा है तो H हो गया, ठीक है। यानी कि पहले +1 हुआ फिर -1 हो गया है। L से देखा जाए तो M हुआ है, +1 हुआ है, फिर L से फिर देखा जाए तो आपका क्या हो गया, K हो गया, यानी कि -1। तो सीरीज क्या चल रही है, +1 -1 +1 -1 की सीरीज चल रही है ना। तो वही हम लोग आगे जो पूछा गया है उसमें भी लगाएंगे। जैसे आपका पूछा गया कि भाई बनाना पूछा गया है, BANANA, यही तो है ना। तो B में +1 करेंगे C हो जाएगा, A में -1 करेंगे, भाई A के पीछे कुछ नहीं आता तो सबसे आखिरी अक्षर जड़ आ जाएगा। N में +1 करेंगे तो O आ जाएगा, A में -1 करेंगे जड़ आ जाएगा, CZOZ। N में फिर से करेंगे तो O आ जाएगा और A में फिर से करेंगे तो जड़ आ जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर C से देखिए मेल खा रहा है ना, CZOZ। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग C जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरे शब्द से पहले शब्द का है। तो भाई भूटान का संबंध अगर आपका थिम्पू से है तो बताइए इटली का संबंध किससे हो जाएगा। आप सभी को पता है ना, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं भूटान के बारे में तो भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू है। इटली की राजधानी बताइए क्या है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। इटली की जो राजधानी है दोस्तों रोम है। तो बिल्कुल सही बात है, जितने लोग रोम जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर D वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। संख्याओं का वह समूह चुने जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित करने पर एक सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाया जा सके। देखो क्या कह रहा है, संख्याओं का वह समूह चुने जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित करने पर एक सार्थक अंग्रेजी क्रम बनाया जा सके। जैसे 1 2 3 4 5 6 मेंटल दिया गया है। अब जैसे पहला वाला ऑप्शन उठाते 6 5 2 4 1 3, तो 6 पे क्या है, L है, 5 के क्या है, A है, मतलब उल्टा करके लिख दो, LANETM। क्या कोई अक्षर बन रहा है, कोई सार्थक नहीं बन रहा है ना। चलो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा उठा के देखते 6 5 2 1 4 3 है, तो 6 5 यानी कि LA हो गया, 2 1 2 का स्थान पे क्या है, TM हो गया, LATM हो गया। चलो ठीक है, LATM, और 4 3 यानी कि NE। क्या ऐसा कोई वर्ड होता है, LATNMNE नहीं होता ना भाई, तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा। अगर हम बात करते हैं किसके बारे में भाई, 6 5 1 3 4 2, यानी कि फिर ये भी आपका LA से स्टार्ट है। 1 3 4 2, देखो 1 कहाँ पर है, M है, 3 कितना है आपका E है, 4 कितना आपका N है, और 2 कितना आपका
टी है। तो लेमेंट, जी हाँ दोस्तों, लेमेंट की अगर हम बात करते हैं तो लेमेंट जैसा शब्द जो है आप सभी को पता है होता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो इसका लेमेंट का मतलब होता है शोक या विलाप। क्या होता है भाई? शोक होता है या विलाप होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका सी है ये आपका जो है अंग्रेजी का एक सार्थक शब्द इससे बनाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि भाई एक निश्चित कोड भाषा में गैम्बल को TZNYOV के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में टंग को कैसे लिखा जाएगा? देखिए गैम्बल को TZN लिखा जा रहा है, समझिएगा, GAMBLE, यही तो है ना। इसको क्या लिखा गया है भाई? TZNYOV, यही तो लिखा गया है ना। तो G का अपोजिट देखो क्या होता है? T, A का अपोजिट क्या होता है? Z, M का अपोजिट N, B का Y, L का O, V का E, अपोजिट ही तो लिखा गया है। तो वही सेम चीज टंग में कर देंगे, TONGUE। टंग की अगर हम बात करते हैं तो T का अपोजिट क्या होता है सर? आपका G होता है। O का अपोजिट क्या होता है सर? O का अपोजिट L होता है। N का अपोजिट M होता है, ठीक है। G का अपोजिट फिर से देखिए T आ जाएगा। U का अपोजिट क्या होता है दोस्तों? आपका V होता है, सॉरी U का अपोजिट UF होता है, U उफ। और E का अपोजिट क्या होता है? V होता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो GLEM TVF यानी TFB, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जितने भी साथी जवाब दे रहे हैं। समझ में आ गया सभी को ना क्या किया गया? सब अपोजिट ही लिखा गया, कुछ और तो नहीं किया गया ना। क्लियर है सभी को? चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि विनय की ओर इशारा करते हुए सीमा कहती है कि उसकी माँ का इकलौता भाई मेरे पुत्र अजीत का पिता है। समझिएगा, विनय की ओर इशारा करते हुए सीमा कहती है कि उसकी माँ का इकलौता भाई, यानी कि विनय की माँ का इकलौता भाई, विनय की माँ हो गई मदर का इकलौता जो ब्रदर है, विनय की मदर का इकलौता जो ब्रदर है, क्या कह रहा है? विनय सीमा के इकलौता भाई मेरे पुत्र अजीत का पिता है, यानी कि सिंपल समझो कि किसके पुत्र भाई? मेरे पुत्र अजीत का पिता। ये जो भाई है, समझो ये जो भाई है जो है किसके पुत्र? सीमा का पुत्र, यानी कि सीमा हो गया, सीमा का पुत्र जो भी है अजीत। अजीत का अगर पिता है तो एक चीज़ क्लियर हो गया कि ये जो विनय की माता का भाई है और ये सीमा का क्या होगा? पति तो होगा। क्लियर होगा कि नहीं क्लियर होगा? क्योंकि भाई अगर इनके पुत्र का पिता है तो इनका मतलब ये बाप बेटे, ये उनकी माँ हो गई, तो ये पति पत्नी हो गए। तो विनय सीमा के पति से किस प्रकार संबंधित है? तो भाई विनय जो है सीमा का पति, यानी कि उनकी मम्मी का भाई। तो खुद बताओ, मेरी मम्मी का भाई या किसी की मम्मी का जो भाई होता है क्या कहलाता है? मामा ही तो होता है। लेकिन यहाँ पर विनय का संबंध पूछा गया तो विनय तो भांजा हो जाएगा। तो जितने लोग यहाँ पर भांजा जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है सभी को? चलिए भाई, समझ में आना चाहिए बस, और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं किसके बारे में भाई? 7 के बारे में। तो क्या पूछा गया है कि भाई निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अकॉर्डिंग व्यवस्थित करने पर अंतिम से दूसरा शब्द कौन सा होगा? शब्दकोश के अकॉर्डिंग फटाफट इसको बिठाल देते हैं। देखिए फटाफट आप लोग बिठालते चलेंगे। पहले पे देखिए आपका इमोशनल आ जाएगा। क्यों भाई? EMO है, ENC है, क्योंकि M से जो स्टार्ट हो MP और MP में पहले O आता है, ठीक है। उसके बाद ये तो सबसे आखिरी में आया था, EN दिया गया ना। उसके बाद EMP के बाद देखो H आया है, H यहाँ भी आया है, ये A आया है, A यहाँ भी आया है। अब S और T में पहले क्या आता है भाई? पहले S आता है, यानी कि दूसरे स्थान पर ये हो जाएगा, तीसरे स्थान पे ये हो जाएगा और चौथे स्थान पे ये हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो अंतिम से दूसरा शब्द कौन सा होगा? तो भाई अंतिम से दूसरे शब्द की अगर हम बात करते हैं तो सबसे आखिरी में कौन सा है? सबसे आखिरी में चौथा है, उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा? 3, ये वाला हो जाएगा। तो एम्फेटिक। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अंतिम से दूसरा शब्द मतलब कि तीसरा वाला शब्द। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि एक कोड भाषा में पेट्रोल को RGVTQN के रूप में लिखा जाए और ग्रेप्स को कैसे लिखा जाएगा? देखिए भाई पेट्रोल है PETROL, यही तो है ना। पेट्रोल को क्या लिखा जा रहा है भाई? RGVTQN, यानी कि P से क्या हुआ? R हुआ है, PQR यानी कि +2 का अंतर आया है। E से देखा जाए तो G हुआ है, यानी कि यहाँ भी +2 का अंतर आया है। और T से V हुआ है, सब में देखा है तो +2, आगे भी आप चेक करेंगे सब में +2 +2 +2 का ही तो अंतर आ रहा है ना। यानी कि G ग्रेप्स में भी हम लोग +2 कर देंगे, GRAPES, इसमें +2 करेंगे। तो G में +2 करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों? आपका I हो जाएगा, GHI RST ABCPQR और
EFG हो जाएगा, STU हो जाएगा। तो ETCRGU किस में आ रहा है सर? ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए आपसे, समझ में आ रहा ना? अगर समझ में आ रहा है तो एक एक लाइक तो आप सभी का बनता ही बनता है। और जो लोग परेशान हैं साइंस की क्लासेस के लिए, आर्ट वाले, कॉमर्स वाले, उनके लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूं जिसमें मैं आपको समझाऊंगा बेसिकली कि भाई बेसिकली सिलेबस क्या है। मैथ वाले जो परेशान है, भाई मैथ तो पहली बात तो आता नहीं है, और मैथ वाले जो परेशान है उनके लिए भी मैं अच्छे से बताऊँगा कि क्यों परेशान है, मैथ क्या आता है। कुछ एक कल मेरे पास कमेंट आया था कि सर 50 क्वेश्चन मैथ का आता है, उसका कब करवाओगे? मैं सोच रहा हूँ ना तो बिहार में आता है ना तो भाई यूपी में आता है 50 क्वेश्चन मैथ का। आपने ये सिलेबस कहाँ से देख लिया? बट ठीक है, मैं एक सिलेबस का अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा जहाँ पर यूपी, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, जो भी आपके स्टेट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, सबके बारे में आपको अच्छे से बताऊँगा क्या कॉमन है, कैसे आप तैयारी कर सकते हैं अच्छे से सबकी एक साथ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जैसा कि दूसरे शब्द से पहले का है। तो भाई 625 169, आप सभी को पता है 625 किसका स्क्वायर होता है? 25 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 169 किसका स्क्वायर होता है? आपका 13 का स्क्वायर होता है। तो भाई यहाँ पर 25 और 13 आया है, समझिएगा 25 और आया है, आपका क्या आया है? 13 आया है। यानी कि यहाँ पर देखो ये 25 और 13 में अगर देखा जाए तो ये 13 कैसे आया, ये लॉजिक समझो। यहाँ पर देखो 625 की अगर हम बात करते हैं तो 6 2 5, इनको ऐड करो, 6 2 8 5 13, कितना आ गया भाई आपका? 13 आ गया ना, तो 13 का स्क्वायर आ गया। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसके 729 के बारे में तो 7 2 9 9 18, फिर कितना आ जाएगा सर? 18 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 18 का स्क्वायर बताइए कितना होता है सर? बिल्कुल सही बात है, आप जवाब सबके सही भी आ रहे हैं। तो 324 जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि उस विकल्प को चुने जो अन्य तीनों से अलग है। देखिए भाई यहाँ पर आपको अन्य तीनों से अलग विकल्प को चुनना है। तो देखो BCD 2 का अंतर आया है, डी के बाद जी की बात करते हैं 4 3 7, यानी कि +2 +3 और जी के बाद 1 +1, तो +2 +3 +1 आया है। समझ में आ गया सबको? इसके बाद अगर हम बात करते हैं FHKL की, अगर हम बात करते हैं भाई FHKL में देखिए +2 हुआ है FH में, KL में देखा है तो +2 हुआ है, +3 हुआ है KL में, और यहाँ पर +1 हुआ है, यानी कि यहाँ भी +2 +3 और +1 हुआ है। TU भी यानी कि +2, ठीक है। VWXY +3 हो गया, और Y के बाद सीधे X आ गया। देखो यहाँ पर -1 हो गया, Y के बाद X देखो जाए तो पीछे आ गया ना, तो -1 हुआ है। तो इस वजह से यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका C वाला है, सब में +2 +3 +1, +2 +3 +1, यहाँ भी देखेंगे +2 +3 +1 ही आएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर C में देखो ऐसा नहीं है। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर C जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 11 के बारे में। तो शेष 3 से अलग संख्या युग्म चुनना है आप सभी को। भाई 7 47, 11 119, 13 167 और 17 286। तो इन चारों में जो डिफरेंट है आपका कौन सा हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा भाई। 7 का स्क्वायर करो, कितना होता है? 49, 49 में से 2 घटा दो, कितना आ गया? 47 आ गया, ठीक है। यानी कि इसका स्क्वायर करके 2 घटा दिया। यहाँ पर देखते हैं 13 का स्क्वायर 169 में से 2 घटा देंगे तो 167, ठीक है, आ गया। यहाँ पर देखो 11 का वर्ग करेंगे तो 121, ठीक है, में से 2 घटा दिया तो 119 आ गया। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो भाई 17 का स्क्वायर कितना होता है? 17 के स्क्वायर में से 2 घटाएंगे, 289 में से 2 घटाएंगे तो 287 आना चाहिए ना। बट यहाँ पर कितना आ रहा है सर? 286 आ रहा है। 287 के स्थान पे 286 आ रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया है ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिफरेंट, यानी कि अलग हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। यदि गुणे का अर्थ माइनस, प्लस का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ गुणा और भाग का अर्थ ये दिया गया है तो आपको बताना है निम्न समीकरण का मान ज्ञात करना है। जो कह रहा करते हुए चले जाओ, बहुत सिंपल सा भाई। 18 है, माइनस लगाए ना, माइनस का अर्थ देखिए क्या है? गुणा है। तो माइनस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ गुणा, जी हाँ माइनस का अर्थ गुणा है, तो गुणे 15 हो जाएगा। और प्लस का अर्थ देखिए भाग है, भागे हो जाएगा 3। और भाग का अर्थ देखिए यहाँ पर दिया गया, भाग का अर्थ प्लस है तो प्लस कितना हो जाएगा? 59। और गुणे का अर्थ फिर से देखिए माइनस दिया गया तो माइनस कितना हो जाएगा आपका? 29 हो जाएगा। तो इसको हल करते देखिए, इन सबको एक साथ हल कर सकते हो भाई। 3 को 15 से भाग दो, 3 5 15 और 18 5 90। इनको हल करने डायरेक्टली कितना आ गया? 90 आ गया। और प्लस 59 में से 29 घटा दो तो 9 में से 9 गया 0, 5 2 गया 3,
30 आ गया, और 90 और 30 को ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। देखिए कितना आसान था, भागु जोग का नियम लगाओ, बस भाग गुणा जोड़ घटाओ, यही करना है हर क्वेश्चन में। अगर इस तरह का आपका पेपर में आता है तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दिए थे बिल्कुल करेक्ट हैं। क्लियर है, सबको समझ में आ गया ना। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि यदि पी जोड़ का प्रतीक है, एल जो है प्रतीक घटाव का है, एम जो है गुणा के लिए, सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर पी क्यू आर एस पी आर एम एल दे दिया गया है। तो 180 देखिए 180 है, और यहाँ पर देखिए पी दिया गया है। पी का मतलब क्या भाई, पी जोड़ का प्रतीक है, तो प्लस कितना हो जाएगा 6 3 यानी 63 हो जाएगा। आर देखिए किसका प्रतीक है भाई, गुणा के लिए है आर, तो यहाँ पर गुणे कितना हो जाएगा, आर 7 दिया गया है, ठीक है। और यम जो है प्रतीक किसका भाई, एम प्रतीक है, अच्छा एम गुणा के लिए आर, और आर डिवीजन के लिए, माफ़ कीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, आर जो है आपका डिवीजन के लिए है, मैंने उल्टा पढ़ लिया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। चलो भाई यहाँ पर डिवीजन आर हो जाएगा, और एम जो है गुणे के लिए प्रतीक है तो गुणे 8 हो जाएगा, और एल जो है घटाव का प्रतीक है -40 हो जाएगा। इसी को हल करना है, देखो ध्यान से 180 पहले भाग कर लेते हैं तो 7 9 63, यहाँ पर इसको हल करेंगे 7 9 63 9 आएगा, और 9 गुणे 8 कर देंगे तो 9 कितना हो जाएगा, डायरेक्टली कर दो कितना 72 हो गया, माइनस कितना आपका भाई 40 है। तो 180 में से 40 घटाएंगे कितना आएगा सर 140 आएगा, और बचा कितना आपका 72 है। इनको ऐड कर देंगे, 140 और 72 को ऐड करेंगे तो 200 कितना आ जाएगा 12 ही तो आएगा। तो बिल्कुल सही बात है, जितने भी लोग यहाँ पर ए काफ़ी लोगों को जवाब देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में स्टूडेंट को WVUFVPG के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में पिक्चर को कैसे लिखा जाएगा। ध्यान से देखिएगा, उसी भाषा में आपको किसको लिखना है भाई, पिक्चर को लिखना है, और कैसे लिखा जाएगा आपको ये बताना है। तो देखते हैं कितने लोग यहाँ पर जवाब देते हैं। देखिए एस से आपका क्या हुआ, W हुआ है, एस से क्या हुआ भाई आपका W हुआ है, तो यहाँ पर ये तो हुआ नहीं, तो यहाँ पर देखो ये लॉजिक यहाँ पर ये वाला लग रहा है, देखो STU, ध्यान से देखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, फिर D को थोड़ा अलग कर दो, फिर लास्ट में ENT, अब यहाँ पर ऐसे इसको भी लिखो WVUF को थोड़ा अलग कर दो, और VPG, इसको देखो इसके कैसे किया गया है। S यहाँ पर WVU था ना, तो S और U में देखिए 2 का अंतर है, और U और W में U भी W, पहले अक्षर से तीसरे अक्षर में 2 का अंतर, दूसरे अक्षर से इसमें 2 का अंतर, और TU भी इसमें 2 का अंतर, ये क्रॉस चल रहा है, और DEF यहाँ भी 2 का अंतर, और EFG 2 का अंतर, TU भी 2 का अंतर, और NOP 2 का अंतर। समझ में आ गया ना, S से U में अंतर आया, U से W में, T से V में, इस तरह से आपका यहाँ पर लॉजिक लगाया गया है। तो पिक्चर में भी ऐसे कर लेते हैं, PIC, T को अलग कर दो, URE, अब देखो ध्यान से, पहले से ये जाएगा, आखिरी से आएगा, और बीच वाले से आएगा, तो CDE हो जाएगा, और I से क्या हो जाएगा, IJK हो जाएगा, PQR हो जाएगा, EKR, देखो इन दोनों ऑप्शन में EKR नहीं आ रहा, तो ये दोनों ऑप्शन कट गया, TUV हो जाएगा, TU क्या हो जाएगा V, EKR भी देखो किस में आ रहा है, सिर्फ ऑप्शन नंबर C में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पर देखो, आगे भी मिला सकते हो, इसको मिलाओ ऐसे, इसको मिलाओ ऐसे, तो EFG हो गया, देखो G आ रहा है ना भाई, RST हो गया, देखो T आ रहा है ना भैया, और U भी W आ गया, तो यहाँ पर देखो W आ रहा है। तो यहाँ पर जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर C जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। समझ में आ गया ना लॉजिक यहाँ पर क्या लगा था, कैसे लगा था। आई होप क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि यदि गणितीय चिन्हों प्लस भाग और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तो समीकरण का उपयुक्त मान क्या होगा। ध्यान देखो, सिर्फ भाग और माइनस को बदलना है, तो 40 गुणे 14 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, प्लस आपका 30 ही रहेगा। यहाँ पर माइनस के स्थान पे क्या कर देना, भागे कर देना 42, और गुणे को ऐसे ही रहना है 210, और भाग को कर देना -190। इसको हल कर लेते हैं भाई। अब देखिए इसको हल करने का क्या है, इनको गुणा कर लो, 14 चौका 56, 560 हो गया, सबको समझ में आ गया ना। और प्लस अब देखो 30 भागे 42 गुणे 210 है। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखा जाए तो 30 भागे 42 हो गया है और गुणे 210 हो गया है, तो 30 को भाग देंगे 42 से, तो भाई ये तो बटे में आ जाएगा। देखते हैं यहाँ पर और क्या हो सकता है, चलो कर लेते हैं भाई, 30 बटे 42 कर देते हैं, क्योंकि भाई के 42 ये तो हो गया ना। गुणे कितना आपका 210 है। इसको हल करिए, देखिए 21 दूना 42, और यहाँ पर -190 लिख ही लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 21 51 21, 21 दूना 42, 2 से काटो, 2 पंचे 10, तो 30 गुणे 5 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 560 तो है ही, और प्लस यहाँ पर 30 गुणे 5 कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 190 हो जाएगा।
इसको अगर हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए 560 150 में से 190 घटाएंगे तो -40, और 560 और 40 मिलके कितना हो जाएगा भाई 560, और -40 करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 560 में से 40 घटाएंगे तो 520 आ जाएगा। तो बिल्कुल सही बात है, जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं 520, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है सभी को? चलिए, नहीं क्लियर है तो एक बार रिपीट करके जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है, ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल होता है बट लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंगो के बारे में पूछा गया, क्या हो जाएगा। देखो कैसे करना है, मैंगो कहाँ पर है बस इसको फोकस करो। मैंगो यहाँ पर है, देखो मैंगो इज स्वीट दिया गया ना, और मैंगो इज स्वीट, और स्वीट यहाँ पर भी है, इज यहाँ पर है। देखो इसको कैसे करेंगे, देखो पहले पूरा लिख लो, मैं आपको बताता हूँ। जैसे टप नो FLG, इसका मतलब क्या दिया गया आपका, मैंगो इज स्वीट, मैंगो इज स्वीट दिया गया है, यही तो है ना। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो FLG, देखो ध्यान से, FLG GST और TLS, ध्यान से देखो भैया, बड़े अजीब से कोड होते हैं। इसका मतलब क्या, लीफ इज ग्रीन। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर हमें मिल जाएगा कि देखो इन दोनों में इज और इज कॉमन है, ठीक है, इज और इज कॉमन है, और यहाँ पर FLG और FLG कॉमन है। तो एक चीज़ हमें समझ में आ गया, इज का मतलब क्या हो गया, FLG हो गया। क्लियर है, इज का मतलब क्या हो गया आपका, FLG हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, इज का मतलब तो पता चल गया। अब यहाँ पर एक और लाइन यहाँ पर देखिए लिखा गया है, इस वाले को लाइन को लो भाई, लीफ इज ग्रीन, ले टप FNS दिया गया है, ले टप FNS दिया गया है। इसका मतलब स्वीट आर टेस्टी दिया गया है, स्वीट आर टेस्टी, ठीक है, TASTY ऐसे लिख लीजिए, पूरा लिख समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर देखो स्वीट कॉमन है और स्वीट यहाँ पर कॉमन है, तो यहाँ पर स्वीट से स्वीट कॉमन हुआ, और यहाँ पर देखो टप से टप कॉमन हो गया। तो यहाँ पर देखो सिर्फ क्या बचा, मैंगो बचा यहाँ पे, और यहाँ पर सिर्फ क्या बचा, नो बचा। तो हमें क्या पूछा गया था, मैंगो का मतलब पूछा गया था ना, तो मैंगो का अर्थ क्या आ गया दोस्तों आपका, नो ही तो आ जाएगा। तो जितने लोग यहाँ पर डी जवाब दे रहे हैं नो, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखिए कितना आसान क्वेश्चन होता है, बस आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज करने के लिए टप नो फलजी पलजी पता नहीं कहाँ लिख देता है कि लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। कोई डरने की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि दिए गए विकल्पों में से उस वेन रेखा चित्र का चयन करें जो नीचे दी गई सीढ़ियों के बीच संबंध का सही प्रतिनिधित्व करता है। पुरुष महिला अध्यापक। अब देखो अध्यापक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर, और पुरुष की बात करते हैं, महिला की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए, यहाँ पर अध्यापक जो है पुरुष भी हो सकता है और महिला भी हो सकती है। तो ये बीच वाला अध्यापक आ गया, ये पुरुष हो गया, ये महिला हो गई। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए भाई, क्लियर होना चाहिए बस। इसके अलावा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि इस आकृति का दर्पण, देखो दर्पण यहाँ पर लगा है, यानी कि प्रतिबिंब आपका यहाँ पे बनेगा, ठीक है, यहाँ पे मत बना दीजिएगा, तो यानी कि उल्टा सेवन हो जाएगा सिंपल से। यहाँ पर ऐसे कुछ इस तरीके से, सॉरी इस तरीके से आएगा कि नहीं आएगा, इस तरीके का कुछ फिगर बनेगा। तो इस तरीके का फिगर देखिए कहाँ पे बन रहा है, ऑप्शन नंबर किस में बन रहा है भाई, बी में बन रहा है। तो जितने लोग यहाँ पर बी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, दी गई आकृति में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। 9 8 6 7 4 5 3 2 7 189 64 और क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे देखते हैं क्या आएगा। देखिए 9 7 3 189 हो गया। चलो ये तो समझ में आ रहा है कि मैंने 189 जो है 17 का वर्ग तो नहीं होता है, 289 होता है। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं यहाँ पर क्या हो सकता है। दूसरा वाला जो लगेगा वो नहीं लगेगा, दूसरा लगेगा, कोई दिक्कत थोड़ी बात थोड़ी ना है। देखिए 9 7 कितना होता है 63, 63 गुणे 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 189 आएगा भाई। इनको गुणा कर दो, 9 गुणे 7 गुणे 3, तो 9 7 63, 63 गुणे 3 189 आएगा ना। 8 चौका 32, 32 गुणा कितना हो गया 64, यानी कि इनका गुणा किया गया। देखिए 6 पंचे 30, 30 सत्ते कितना हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है 210। जितने लोग यहाँ पर 210 जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए साथियों आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया, ध्यान से देखिएगा कि भैया कक्षा की एक पंक्ति में बैठे विद्यार्थियों की गणना करने पर पता चलता है कि सुधाकर शीर्ष से 29वें तथा अंत से 18वें स्थान पर है। भाई सुधाकर का हमको प्लेस पता चल गया कि भाई सुधाकर जो है शीर्ष से 29वें स्थान पर है और अंत से कौन से स्थान पर है, 18वें स्थान पर है। तो 88 विद्यार्थियों की कक्षा में उस दिन कितने विद्यार्थी नहीं गए थे। तो अभी जो है, अभी जो ये आया है 29 18, तो इससे अगर निकालेंगे उस दिन विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, तो 29
माफ़ कीजिएगा 29 + 18 - 1, इसी से निकालते हैं ना भाई। अगर आपको किसी व्यक्ति का ऊपर से नीचे से स्थान पता है तो उन दोनों को जोड़ के -1 कर दो। तो उस दिन कुल मिलाकर के 47 लोग आए थे क्लास में, सॉरी 47 - 1 46 लोग आपके क्लास में जो है आए थे। तो अगर उस दिन 46 लोग आए थे और कुल कितने लोगों की कक्षा है भाई, 88 लोग की कक्षा है, 46 लोग आए थे, तो कितने लोग नहीं आए थे, तो 88 में से क्या करेंगे हम लोग, 46 को घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा सर, 42। तो उस दिन कुल कितने लोग नहीं आए थे दोस्तों, 42 लोग जो है क्लास में नहीं आए थे। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। उस विकल्प का चयन करें जो समूह में अन्य से भिन्न है। नवंबर, फरवरी, अप्रैल, सितंबर। पहले भी इस तरह क्वेश्चन आपको करवाया जा चुका है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नवंबर कितने का महीना होता है, 30 का महीना होता है। फरवरी कितने का महीना होता है, 28 का महीना होता है या 29 का महीना होता है। अप्रैल की बात करते हैं तो आपका 30 का महीना होता है। सितंबर की बात करते हैं तो आपका 30 का महीना होता है। यानी कि यहाँ पर देखा है तो ये तीनों आपके 30 के मंथ, और फरवरी की बात करते हैं तो ये आपका 28 या 29 का ही महीना होता है। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। यदि माह का 17वां दिन सोमवार पड़ता है तो उस महीने का अंतिम दिन क्या होगा, यदि महीना 30 दिन का हो। समझो भाई, अगर 17 तारीख को क्या है भाई, 17 तारीख को क्या है, मंडे है। अब एक बार बताओ, उस महीने में कितने दिन होते हैं, टोटल आपके 30 दिन हैं। तो 17 तारीख को मंडे है तो कितने दिन बचे हैं, 30 में से 17 घटा दो। बहुत सिंपल सा लॉजिक मैं बता रहा हूँ, 2 लॉजिक में बताऊँगा, दोनों लॉजिक से आप लगा सकते हो। तो 30 में से 17 घटा देंगे तो कुल कितना दिन बच गया भाई आपका, 13 दिन बच गया। तो भाई अगर आज 17 को मंडे है तो 13 दिन बाद कौन सा दिन होगा भाई, 1 हफ्ता बाद, 2 हफ्ता बाद, मतलब टोटल अगर 14 दिन बाद देखा जाता तो फिर से मंडे आता, क्योंकि आपको पता है ना हर 7 दिन, हर 14 दिन, हर 21 दिन पे वही सेम डे आता है। तो 14 दिन पे फिर से मंडे आता, तो 13वें दिन पे क्या होता सर आपका, एक दिन पहले तो है ना, तो रविवार हो जाता। तो इस लॉजिक से आपका क्या आ गया, रविवार आ गया। दूसरा लॉजिक क्या है भाई, 17 तारीख को अगर आपका मंडे है, 17 7 भाई 7 ऐड कर दो ना, 24 तारीख को भी आपका क्या होगा, मंडे होगा। 24 7 31, यानी कि 1 तारीख को आपका फिर से क्या हो जाएगा, मंडे। तो उसके पहले 30 तारीख को क्या आएगा, संडे आएगा। तो आप दोनों लॉजिक से लगा सकते थे। यहाँ पर आंसर कितना ही आता आपका, संडे ही आता। तो जितने लोग यहाँ पर संडे जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे, यहाँ पर क्या समझ में आ गया ना क्वेश्चन, दोनों लॉजिक समझ में आ गया ना। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ज्ञानेंद्र को सही तरीके से याद है कि उसके भाई जैनेंद्र का जन्मदिन 27 नवंबर के बाद लेकिन 1 दिसंबर के पहले है। अब देखो 27 के बाद यानी कि 28 को हो सकता है, 29 को हो सकता है, 30 को हो सकता है और 31 को हो सकता है, और 1 के पहले बोला गया ना। तो उसके भाई को ये याद है कि इतने तारीख में हो सकता है, जबकि उसकी माता को सही याद है कि उसके पुत्र का जन्मदिन 29 नवंबर के बाद किंतु 3 दिसंबर के पहले है। 29 नवंबर के बाद, भाई नवंबर का महीना है माफ़ कीजिएगा, तो 30 ही दिन होगा। तो 29 नवंबर के बाद किंतु 3 दिसंबर के पहले है। तो यहाँ पर 29 के बाद यानी कि 30 को हो सकता है, या आपका 1 को हो सकता है, या तो आपका 2 को हो सकता है। तो अब बताओ इन दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है, 30 वाला कॉमन है ना। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 30 नवंबर वाला जो आंसर है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? बस आपको दोनों का निकालना है किसको क्या याद है, फिर दोनों में एक कोई कॉमन आ जाएगा तो वो आपका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि उस विकल्प को चुनिए जो अन्य समूह में अन्य से भिन्न है। ईंट, लोहा, सीमेंट, इमारत। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो भाई ईंट है, लोहा है, सीमेंट है, इमारत है। तो यहाँ पर आप सभी को पता भाई जो इमारत है, इमारत जो है इन सबसे मिलकर के बनता है। ठीक है, ईंट, लोहा और सीमेंट जो है आपका ये इमारत बनाने के काम आता है। इस वजह से ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है। यदि नाक को कान कहा जाए, कान को दांत कहा जाए, दांत को हाथ कहा जाए, हाथ को पैर कहा जाए, तो निम्नलिखित में से किससे मनुष्य सुनता है। बताइए सर, मनुष्य जो है किससे सुनेगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। तो सिंपल सा, मनुष्य जो है किससे सुनता है, कान से सुनता है। लेकिन कान को क्या कहा जा रहा है, दांत कहा जा रहा है। तो यहाँ पर जो क्या करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दांत वाला हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल फ्री का ये क्वेश्चन आपके एक पेपर में एक आता ही आता है, बिल्कुल फ्री का आपको नंबर देता है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका बी है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस वेन रेखा चित्र का चयन करें जो नीचे दी गई सीढ़ियों के बीच के सही संबंध का सही रूप प्रतिनिधित्व करता है। गृह मंत्री, मंत्री परिषद और मंत्री।
अब देखो जो ये मंत्री परिषद है, मंत्री हो, गृह मंत्री है, इन सब की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर आपका होना चाहिए कौन सा होना चाहिए, समझिएगा। मेरे हिसाब से यहाँ पर देखिए आपका पहले मंत्री परिषद आ जाएगा, उसके अंदर में आपके मंत्री आ जाएंगे, और मंत्री में आपका गृह मंत्री भी होता है। तो यहाँ पर जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर सी वाला जवाब दिया है, ठीक है, जितने लोग यहाँ पर सी वाला जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर सभी को? चलिए भाई, मंत्री परिषद, मंत्री और गृह मंत्री। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे कह रहा है कि नीचे दी गई आकृतियों में से त्रिभुज डॉक्टर को, देखो त्रिभुज किसको दिखा रहा है, डॉक्टर को दिखा रहा है, वृत्त किसको दिखा रहा है, कॉलेज प्रोफेसर को, किसको दिखा रहा है भाई, कॉलेज प्रोफेसर को, और आयत जो है आपका दिखा रहा है मेडिकल विशेषज्ञ को, मेडिकल विशेषज्ञ को दर्शाता है। तो कौन सा अक्षर ऐसे मेडिकल विशेषज्ञ को प्रदर्शित करता है जो डॉक्टर है लेकिन कॉलेज प्रोफेसर नहीं है? तो जब पहले आपका ये जो नहीं वाला है, निषेध वाला है ना, इस पर ध्यान देते हैं। क्या नहीं दिखाना है हमको? कॉलेज प्रोफेसर नहीं दिखाना है। तो कॉलेज प्रोफेसर में ये कर रहा है, सर्किल आ रहा है ना, तो सर्किल में जितनी चीज़ें हैं पहले उनको कट कर दो। कट कर दिया, FZG तो आपका होगा नहीं। अब यहाँ पर क्या चाहिए, मेडिकल विशेषज्ञ भी होना चाहिए और आपका डॉक्टर भी होना चाहिए। तो मेडिकल विशेषज्ञ और डॉक्टर में कॉमन क्या है, देखिए टी वाला जो नंबर दिया गया है, क्योंकि N, S और N तो सिर्फ आपके मेडिकल विशेषज्ञ है, L आपके सिर्फ डॉक्टर है, लेकिन टी की बात करते हैं तो ये दोनों में आता है। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यानी कि टी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए भाई, आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि शब्द ट्रबल में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें प्रत्येक के बीच उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे ट्रबल दिया गया, TROUBLE, देखो यहाँ पर क्या करना है, जैसे यहाँ पर टी के बाद आर आ रहा है तो टी और आर, देखो पहले टी से उठाओ और सारे अक्षरों में देख डालो। टी के बाद यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है भाई, आपका आर आ रहा है, तो टी के बाद आर आ रहा है, तो टी और आर में कितने का अंतर भाई, RST। तो टी और आर के बीच में एक अक्षर आता है, यानी कि टी आर तो होगा नहीं। टी और ओ की बात करते हैं तो टी और ओ में देखिए जाए तो भाई OPQRST, तो टी और ओ के बीच में 4 अक्षर आते हैं, तो यहाँ पर ये वाला अक्षर नहीं होगा। टी से यू की बात करते हैं, देखिए टी के बाद यू की बात करें तो टी के जस्ट बाद यू आता है, तो टी से यू वाला भी नहीं होगा। और टी से बी तो बहुत दूर है, टी से एल भी देखा जाए तो बहुत दूर है, 4-5 का अंतर होगा नहीं, और टी से ई भी बहुत दूर है, तो टी वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। यहाँ पर मैं डायरेक्टली आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर ओ और एल की बात करते हैं, देखिए ओ और किसकी बात करते हैं, एल की बात करते हैं, तो सिर्फ यही एक ऐसा समूह है। देखो ओ और एल की अगर हम बात करते हैं तो इनके बीच में कितने अक्षर आपके, 2 अक्षर है। और ऐसे भी देखो ध्यान से LMNO, तो देखो ओ और एल के बीच में अंग्रेजी वर्णमाला में भी कितने अक्षर आते हैं, 2 ही अक्षर तो आते हैं, तो ये आपको ऐसे चुनना था। तो यहाँ पर ओ और एल ही एक ऐसा समूह है जिनके बीच में 2 अक्षर हैं और अंग्रेजी वर्णमाला में भी आपके 2 ही अक्षर आते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर जो इसका बी वाला है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है। आप अगला नंबर इसमें बताइए क्या आएगा, BEINT क्वेश्चन मार्क दिया गया है भाई, बी है ई है। देखो बी का कोड क्या होता है 2, ई का कोड क्या होता है 5, आई का कोड क्या होता है 9 होता है, एन का कोड 14 होता है और टी का कोड 20 होता है। तो 2 3 5 4 9 5 14 6 20, 6 का 3 4 5 6 का अंतर है ना, तो अगला क्या हो जाएगा 7, 20 7 कितना होता है 27। 27 का मतलब क्या होता है भाई, 26 तक तो आपका जेड होता है, जेड के जस्ट एक बाद आता है क्या, ए आता है ना, तो बिल्कुल सही बात है। जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि BCEHDEGJFGIL, तो अगला बताइए क्या आ जाएगा, बताइए सर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है भाई, यहाँ पर भी सिंपल सा देखो BCD हो गया है, CDE हो गया है, EFG हो गया है, GHIG हो गया, +2 हुआ ना, यहाँ पे देखो DEF EFG GHIJKL +2 हुआ है, तो यहाँ पर यही सेम चीज़ यहाँ भी हो जाएगा, FGH हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन कट गया, GHI हो जाएगा, IJK हो जाएगा, ठीक है, और LMN हो जाएगा। तो HIKN यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका डी दिया गया है HIKN, ये वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए भाई, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या बोला गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तीसरे पद से संबंधित विकल्प उसी प्रकार चुने जैसा कि दूसरे पद पहले पद से संबंधित है। तो कीवी जो है न्यूजीलैंड, भाई जिस प्रकार कीवी की अगर हम बात करते हैं तो वो न्यूजीलैंड में फेमस है। जिस प्रकार कीवी जो है न्यूजीलैंड का क्या है, राष्ट्रीय वैसे फल है। ठीक है, कीवी अगर न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय फल है तो आम जो है कहाँ का राष्ट्रीय फल है, बिल्कुल सही बात है सर, आम जो है अपने भारत का राष्ट्रीय फल होता है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर भारत, ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल
करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं आप सभी को पता हो चाहिए भाई इसके बाद भी एक क्लास चलेगी 2 बजे से अनअकैडमी पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके का हिंदी का क्विज होगा जो कि टॉपिक वाइज आपका डेली चलता है। तो उस क्विज में आप लोग 2 बजे जुड़ रहिएगा। देखिए मैंने पहला कमेंट बॉक्स में पहला पिन कर दिया है और जो है आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया और टेलीग्राम पर भी मैं दे दूंगा। तो यहाँ पर उस विकल्प को चुनना है जो अन्य तीनों से भिन्न है। जाकिर हुसैन, ज्ञानी जैल सिंह, राजीव गांधी, शंकर दयाल शर्मा, इन सब में आपको बताना है कौन सा जो विकल्प है जो अन्य तीनों से भिन्न है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जाकिर हुसैन, ज्ञानी जैल सिंह और शंकर दयाल शर्मा ये सारे जो है आपके क्या रह चुके हैं, भारत के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। लेकिन अगर हम राजीव गांधी की अगर हम बात करते हैं तो ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर जो इसका सी है यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, अन्य से अलग हो जाएगा। तो दोस्तों अब मिलते हैं आप सभी से 2 बजे वाली क्लास में। लिंक मैंने दे ही दिया है। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जो बताइएगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना है। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।